अनसॉल्व मिस्ट्रीज के इस एपिसोड में मैं आपको दो कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ विक्टिम्स के साथ जो हुआ आज कई सालों बाद एडवांस फॉरेंसिक साइंस और डीएनए टेक्नोलॉजीज के मदद से भी कोई नहीं सुलझा पाए इन रहस्य को। दिस केसेस आर स्टिल अनसॉल्व्ड। साल 2004 अमेरिका के ओक्लाहोमा में रहने वाली 18 साल की ब्रिटनी फिलिप्स एक रेंटेड अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। उसकी मॉम मैगी उसके घर से 1 घंटे ड्राइव दूर रहती थी। ब्रिटनी एक स्टूडेंट थी जो पास के ही एक कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी। 27 सितंबर 2004 की सुबह ब्रिटनी को हॉस्पिटल जाना पड़ा। साइनस इन्फेक्शन की वजह से वो पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं पा रही थी। उस दिन शाम को हॉस्पिटल से वापस आने के बाद उसने अपनी मॉम से बात की। अगले दिन 28 सितंबर उसकी मॉम मैगी ने जब ब्रिटनी को कॉल किया वो फोन नहीं उठाई और कॉल बैक भी नहीं किया। इवन उसके दोस्त भी उससे कांटेक्ट नहीं कर पाए। 29 सितंबर जब ब्रिटनी ने अपना क्लासेस मिस किया तब उसके एक दोस्त उसके घर पर आए। उसने देखा घर का मेन डोर खुला हुआ था, अंदर लाइट्स ऑन थी लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आई। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। 10:30 PM पुलिस उसके अपार्टमेंट के अंदर जाके देखते हैं एक हॉरिफाइंग सीन। बेडरूम के फ्लोर के ऊपर ब्रिटनी की लाइफलेस बॉडी पड़ी हुई है, पर्शियली क्लॉथ्ड। 2 दिन पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। रात के 1:30 बजे पुलिस मैगी के घर पहुंचती है ये इन्फॉर्म करने के लिए कि उनकी बेटी का किसी ने कत्ल कर दिया। ब्रिटनी के घर पे फोर्स एंट्री की कोई साइन नहीं। उसके मेन दरवाजा अनलॉक्ड था जब पुलिस पहुंची। खिड़की लॉक्ड नहीं लेकिन बंद थी। बालकनी का स्लाइडिंग डोर आधा खुला हुआ था। इसका मतलब बाहर का कोई भी अंदर आ या जा सकता था। बेडरूम के मैट्रेस अपनी जगह पर नहीं था। शायद ब्रिटनी ने स्ट्रगल किया था। कई सारी जगह से सीमेंट और ब्लड स्पॉट्स मिले। पूरे अपार्टमेंट से फिंगरप्रिंट उठाया गया। रॉबरी हुई थी ऐसा भी कोई सबूत नहीं मिली। ब्रिटनी की फोन वहीं पड़ा था। बेड के बगल वाले दीवार पर ब्रिटनी के बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिले। ऐसा लगा जैसे ब्रिटनी ने जब फाइट बैक किया था तब वो फिंगरप्रिंट्स बने थे। ब्रिटनी की केस कोई सिंपल मर्डर की कहानी नहीं है। एक टीनेज लड़की को किसी ने उसी के अपार्टमेंट में मार डाला। इन्वेस्टिगेशन में सामने आई कि ब्रिटनी कोई हाई रिस्क लाइफस्टाइल नहीं जी रही थी। बाहर जाना या पार्टी करना इन सब चीजों से वो दूर ही रहती थी। वो एक स्मार्ट यंग लड़की जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। फिर क्यों उसे ऐसी दर्दनाक मौत दिया गया? एकदम अनयूजुअल केस है ये जहाँ एक इनोसेंट टीनेजर लड़की की जान चली गई। टुल्सा के लोग शॉक्ड थे। उन्हें डर था कि अगला टारगेट वो या फिर उनका कोई लव्ड वन तो नहीं। ब्रिटनी जहाँ रहती थी वो एक पीसफुल रेसिडेंशियल एरिया है। उस इलाके को काफी सेफ माना जाता है लेकिन क्राइम कहीं भी हो सकती है। पुलिस को बॉडी मिलने की 5 घंटे बाद ब्रिटनी की माँ पहुँचती है। तब तक बॉडी को उसके अपार्टमेंट से ले जाया गया था। पुलिस ने बॉडी के आइडेंटिफिकेशन उसकी ड्राइविंग लाइसेंस से कर लिया था। उसकी बॉडी पार्शियली डिकम्पोज्ड हो चुकी थी इसलिए एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ बताना मुश्किल था लेकिन उसकी लास्ट नोन कॉन्टैक्ट और मेडिकल एग्जामिनर की इवोल्यूशन की बेसिस पर एक एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेट किया जा सकता था। बॉडी मिलने की 2 से 3 दिन पहले उसकी मौत हुई थी। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक 27 सितंबर हॉस्पिटल से वो अपार्टमेंट वापस आई। उसी रात उसकी कत्ल हो गया। 27 की रात उसने अपनी मॉम को कॉल किया था अराउंड 8 बजे। वो ही आखिरी बार था। मंडे रात 9 से ट्यूसडे सुबह 8 बजे के अंदर उसकी कत्ल हुआ। गला घोटकर मारा गया था उसे। बॉडी पर कोई और इंजरी नहीं। किलर ने अपना हाथों से उसके गला घोटा था। ब्रिटनी को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था लेकिन कोई डीएनए नहीं मिली। ऑटोप्सी के बाद उसकी बॉडी मैगी को दे दिया गया लेकिन मैगी को वो बॉडी नहीं दिखाया गया क्योंकि उसकी ऑटोप्सी हुई थी। ब्लैंकेट से कवर्ड थी उसकी बॉडी। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ब्रिटनी टुल्सा में ही पली बड़ी थी। हाई स्कूल खत्म करने के बाद उसने फ्लोरिडा के एक कॉलेज में पढ़ने चली गई। 1 साल वहाँ रहने के बाद वो टुल्सा वापस आ जाती है क्योंकि उसे फ्रेंड्स और फैमिली के पास ही रहना था। वो टुल्सा वापस आ गई और टुल्सा कम्युनिटी कॉलेज में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। ये अपार्टमेंट लेने से पहले उसने जानकारी ली थी कि ये इलाका सेफ है या नहीं। जिस बिल्डिंग में उसकी अपार्टमेंट था उसी बिल्डिंग के एक दूसरे अपार्टमेंट में दरवाजे की लॉक तोड़ के कोई अंदर घुसा था। वो बात है ब्रिटनी के उस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने से 8 मंथ्स पहले की। लेकिन ये इंसिडेंट उसे बाद
बाद में पता चली। ब्रिटनी के वहाँ शिफ्ट होने के बाद उस बिल्डिंग में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेटर्स ने अब सिक्योरिटी फुटेज पर ध्यान दिया कि उस रात कौन उसके घर आया था या घर से निकला था, लेकिन वहाँ से भी कोई सुराग नहीं मिला। इन्वेस्टिगेटर्स ने नोटिस किया एक विंडो स्क्रीन जिसे खोला गया और फिर बाहर की तरफ से फिट किया गया था, जो काफी स्ट्रेंज है। उस विंडो से सारे फिंगरप्रिंट्स उठा लिए गए, लेकिन यहाँ से कोई एविडेंस नहीं मिली। शायद ये सब इन्वेस्टिगेटर्स को धोखा देने के लिए किया गया था। उस खिड़की से वो एंटर नहीं किया होगा। और एक पॉसिबिलिटी है कि कातिल अपार्टमेंट की बैक डोर यानी बालकनी के दरवाजे से अंदर आया था। दरवाजे पे कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिली। उसके अपार्टमेंट सर्च करने के दौरान पुलिस को और एक पॉसिबिलिटी मिली। एक एटरी है जो 2 अपार्टमेंट के बीच शेयर्ड है। थियोरेटिकली कोई एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में उस अटारी के रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं था। अटारी के दरवाजे भी इंटैक्ट है। उस बिल्डिंग में काम करने वाले कोई है जिसे इस अटारी के बारे में जानता था, या फिर उस अपार्टमेंट के पुराने टेनेंट जिन्हें इस अटारी के बारे में पता था, लेकिन पुलिस को फोर्स एंट्री के थ्योरी को प्रूव नहीं कर पाए। मैगी को और एक बात याद आई। एक इंसिडेंट के बारे में ब्रिटनी ने बताई थी। उसके कत्ल से कुछ हफ्ते पहले उसे लगता था कोई उसका पीछा करता है और शायद कभी उसके अपार्टमेंट में भी आया था जब वो घर पर नहीं थी। एक दिन घर वापस आने के बाद उसने देखा उसके टॉयलेट में यूरिन था। पुलिस को ये पॉसिबिलिटी भी कंसीडर करना था कि ब्रिटनी की मर्जी से कोई अंदर आया था। उसे ब्रिटनी पहचानती थी या फिर उसको किसी ट्रिक से दरवाजा खुलवाया गया। इसका मतलब कातिल ये भी फॉलो करता था कि कब वो घर पे अकेली होती थी। कोई तो था जो शायद ब्रिटनी को स्टॉक करता था। इस ब्यूटीफुल टीनेज लड़की को देखकर वो शायद ऑब्सेस्ड हो गया था। उसके आसपास के कोई हो सकता है दोस्त या नेबर। अपार्टमेंट के सारे लोग इवन वर्कर्स से भी पुलिस ने पूछताछ किया। किसी ने कुछ नहीं देखा। सालों पहले उसकी एक एक्स बॉयफ्रेंड के साथ उसका अनबन हुई थी। वो लड़का अब्यूसिव था। क्या उसने कुछ किया था? उसके बॉयफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड से भी पूछताछ किया गया। उन सबको रूल आउट कर दिया गया था बाद में। ब्रिटनी अट्रैक्टिव आउटगोइंग लड़की थी, तो लड़कों से उसे अनवांटेड अटेंशन मिलती थी। उसके घर के पास एक मॉल है। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड भी उसे पसंद करता था। डीएनए मैचिंग करके उसे भी रूल आउट कर दिया गया। सारे पॉसिबल सस्पेक्ट के साथ किलर का डीएनए मैच किया गया। 75 डिफरेंट डीएनए मिले थे उसके अपार्टमेंट से, लेकिन उनमें सिर्फ एक ही कंसिस्टेंटली प्रेजेंट था, सीमेन और ब्लड स्पॉट में। 3000 से भी ज्यादा लोगों की डीएनए टेस्ट किया गया। उस इलाके के जितने भी सेक्स ऑफेंडर्स थे उन सब के साथ मैच किया गया। पुलिस को ये तक नहीं पता थी कि उन्हें जिसकी तलाश है क्या वो वन टाइम क्रिमिनल है या फिर रिपीट ऑफेंडर। 1 दशक से भी ज्यादा समय तक ये डीएनए मैचिंग का सिलसिला चलता रहा, लेकिन कोई मैच नहीं। 2017 में एक नया जेनेटिक टेस्टिंग कंपनी ने कातिल के डीएनए को रिप्रोसेस किया। सीमेन और ब्लड से जो डीएनए सैंपल मिला था उससे एक स्केच बनाया गया जिसे फेनोटाइप स्केच बोलते हैं। सिंपल भाषा में कहे तो डीएनए सैंपल से प्रेडिक्ट किया जाएगा कि वो आदमी कैसा दिखता था। पता चला उसके एज 25 इयर्स, वो एक व्हाइट मेल था। उसके ग्रीन या ब्लू आईज और ब्राउन या ब्लॉन्ड हेयर। कातिल का एक चेहरा मिल चुका। जो चेहरा सामने आया वो ब्रिटनी के एक बेस्ट फ्रेंड की बॉयफ्रेंड के साथ मैच कर गया। इस लड़के को ब्रिटनी जानती थी, तो उसने उसको अपार्टमेंट के अंदर अलाउ किया होगा। के मॉम से पता चला कि ब्रिटनी की बेस्ट फ्रेंड उससे 1 साल छोटी है। उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड अक्सर ब्रिटनी के अपार्टमेंट आते थे। दोनों रात भी गुजारते थे उसके घर पे। तब वो दोनों बेडरूम में सोते थे और ब्रिटनी लिविंग रूम के सोफे पर। ब्रिटनी के मर्डर के पिछले वीकेंड भी वो दोनों उसके घर पे रुके थे। बेडशीट से जो सीमेन मिला था वो उसके साथ इसलिए मैच कर गए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। कत्ल के रात वो लड़का वहाँ था ही नहीं और फाइनली उसे भी रूल आउट कर दिया गया। इसका मतलब जिस सीमेन के डीएनए को वो लोग कातिल का डीएनए मानकर दूसरे लोगों से मैच करवा रहे थे वो असल में कातिल का है ही नहीं। गलत डीएनए मैच करवाया गया था। फिर जिन लोगों की उन्होंने डीएनए करवाई वो सारे गलत हुए, क्योंकि डीएनए तो किसी इनोसेंट लड़के का था, कातिल का नहीं। क्या वो कातिल उन 3000 लोगों के बीच में है? पुलिस को उसके अपार्टमेंट से और भी अननोन डीएनए मिले थे और जांच अभी भी चल रही है, लेकिन कातिल आज तक पकड़े नहीं गए। 19 साल बाद आज भी ब्रिटनी की माँ जस्टिस के इंतजार कर रही है।
साल 2015 में 26 साल की एलिजाबेथ मेक्सिको से अमेरिका की उटा में शिफ्ट हुई थी 3 हफ्ते पहले ही। ऑप्टिमिस्टिक, एम्बिशियस और खूबसूरत एलिजाबेथ ने हाल ही में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था मेक्सिको कॉलेज से। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी उसने। इंग्लिश सीखने के लिए वो अमेरिका शिफ्ट हुई थी। 16 अप्रैल 2015 नोमेन ग्लोबल लैंग्वेज स्कूल में क्लास खत्म करने के बाद वो अपनी फैमिली को कॉल की, जो वो डेली करती थी, लेकिन वही आखिरी बार उसकी घर वाले ने उससे बात किया। कॉल पे वो एकदम नॉर्मल बातचीत कर रही थी। इसके बाद उसके घर वाले उससे कांटेक्ट नहीं कर पाए। इनिशियली उन्हें लगा कि शायद उसके फोन ऑफ है, फोन की बैटरी डाउन है, लेकिन 2 दिन तक जब उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया तो उन्होंने उसके स्कूल में कॉल किया। स्कूल से पता चला वो स्कूल भी नहीं आई, लेकिन स्कूल वालों ने ये भी कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स थर्सडे को लॉस वेगास घूमने जाते हैं और फिर वो अगले हफ्ते की मंडे या ट्यूसडे से पहले वापस नहीं आते। लेकिन एलिजाबेथ के घर वाले ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो किसी को बिना बताए कहीं जाएगी। फिर उसके घर वालों ने रेस्टोरेंट ओनर को कॉल किया जहाँ वो काम करती थी, लेकिन वो वहाँ भी नहीं गई। अब उसके घर वालों की टेंशन और बढ़ गई और उन्होंने इमीडिएटली पुलिस को कॉल किया। ये काफी अनयूजुअल है कि उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। पुलिस ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल की। उनका कहना था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिसिंग पर्सन केसेस कुछ घंटों में सॉल्व हो जाती है या फिर 1-2 दिन के अंदर। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले पुलिस को लगने लगा कि उसकी डिसअपीयरेंस उन टिपिकल केसेस जैसा नहीं है। एलिजाबेथ अपनी फैमिली के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहती थी। पुलिस ने उसके वेयरअबाउट्स की जो टाइमलाइन बनाई, उसके हिसाब से उसे आखिरी बार देखा गया था थर्सडे अप्रैल 16 को। उस दिन उसने अपना क्लास अटेंड किया था। अराउंड 1 PM वो वहाँ से निकली और तभी आखिरी बार उसे किसी ने देखा। वो किसी के साथ नहीं थी। तो क्लास खत्म करने के बाद यूजुअली वो अपने अपार्टमेंट में जाती थी। पुलिस ने अपना सर्च शुरू किया उसकी कॉलेज और अपार्टमेंट के बीच। प्रोवो अमेरिका की एक फैमिली फ्रेंडली सेफ टाउन है। एलिजाबेथ की कॉलेज से अपार्टमेंट वापस आने की जो रोड है वो दोपहर के टाइम काफी बिजी रहती है। आसपास दुकान और घर, एक सेफ एरिया है वो। पुलिस ने एलिजाबेथ की क्लासमेट्स, रूममेट्स और दोस्तों से पूछताछ की। किसी को कोई आइडिया नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है या फिर कौन उसका दुश्मन हो सकता है। उसकी एक क्लासमेट ने कहा कि उस दिन वो बाथरूम में रो रही थी, लेकिन क्यों ये कोई नहीं बता पाया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस का बेस्ट गेस था कि शायद उस दिन जब वो अपना अपार्टमेंट वापस आ रही थी तब रास्ते में किसी ने उसे लिफ्ट दिया जिसे वो जानती थी। किसी ने उसे अगवा कर लिया होगा। एलिजाबेथ की फैमिली ने उन सब से कांटेक्ट किया जिसे एलिजाबेथ की जान पहचान थी। उन्हें ऐसा लगा रेस्टोरेंट में जहां वो काम करती थी वहां के एक वर्कर कुछ जानता था जो उसने नहीं बताया। एलिजाबेथ वहां की एक मेक्सिकन रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी। उसने अपने घर वालों से कहा था कि वहां की एक लड़के ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन एलिजाबेथ को वो लड़का अट्रैक्टिव नहीं लगा तो उसने रिजेक्ट कर दिया। क्या उसी ने एलिजाबेथ के साथ कुछ कर दिया था? पुलिस ने उस डायरेक्शन में भी इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। एलिजाबेथ की फैमिली ने हर जगह उसकी फोटो लगाई और ढूंढने की हर तरह से कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। वो लोग फिर भी हार नहीं मानी। उन्हें लगता था आज नहीं तो कल एलिजाबेथ उन्हें मिल जाएगी, लेकिन डे बाय डे उनके लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा था। उसकी कोई खबर नहीं मिली। 30 अप्रैल एलिजाबेथ के गायब होने के 2 हफ्ते बाद पुलिस को एक यंग लड़की की बॉडी मिली। पुलिस ने फैमिली को भी इन्फॉर्म किया। सूटकेस के अंदर था वो बॉडी। फैमिली ये मानने के लिए भी रेडी नहीं थी उनकी एलिजाबेथ की मौत हो चुकी है। डेंटल रिकॉर्ड्स मैच करवाया गया तो पता चला वो किसी दूसरी मिसिंग लड़की का बॉडी है, एलिजाबेथ की नहीं। फैमिली के लिए एक बड़ा रिलीफ। अभी भी उनकी उम्मीद है कि एलिजाबेथ वापस मिल जाएगी, लेकिन महीना और सालों बीत गए, एलिजाबेथ की कोई खबर नहीं। साल 2018 एलिजाबेथ को गायब हुए 3 साल बीत चुके थे। 28 मई 2018 एलिजाबेथ की फैमिली को कुछ पता चला उसके बारे में। हबल क्रीक कैनियन के पास से एक आदमी गुजर रहे थे। इस इलाके का
रास्ता बस चारों तरफ पत्थर, गाड़ी से गुजरने से लगता है कि कोई एडवेंचर राइड है। वही उस आदमी ने गाड़ी रोका था टॉयलेट करने के लिए। जंगल के थोड़ी अंदर जाते ही उसने कुछ देखा। वो क्या था? शायद इंसानों की हड्डी। उसने पुलिस को कॉल किया। हाइकर्स अक्सर पुलिस को कॉल करके यही कहते हैं जो यूजुअली फॉल्स अलार्म होते हैं। मोस्टली देखा गया है कि एनिमल की हड्डियों को देखकर उन्हें गलतफहमी हो जाती है। इसलिए उस आदमी ने जब पुलिस को कॉल किया तब पुलिस ने पूछा कि वो कैसे निश्चित हो रहे थे कि वो इंसान की है। तब उसने कहा कि वहाँ एक इंसान की खोपड़ी है। पुलिस इमीडिएटली वहाँ पहुँच के इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने देखा कुछ हड्डियाँ और कपड़े पड़े हुए हैं। ऐसा लगा वो किसी यंग लड़की की है। बॉडी को किसी ने जैसे फेंक दिया होगा। छुपाने की भी कोशिश नहीं की गई। कंडीशन देख के लगा बॉडी वहाँ कुछ टाइम से पड़ी हुई है। क्या ये एलिजाबेथ हो सकती है? पुलिस ने इस बार एलिजाबेथ की फैमिली को इन्फॉर्म करने से पहले डेंटल रिकॉर्ड्स मैच किया और इस बार यस इट्स अ मैच। वो हड्डियाँ एलिजाबेथ के ही है। एलिजाबेथ के फैमिली मानने के लिए तैयारी नहीं थे। उन्होंने कहा कि फिर से कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी तो नहीं हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने अच्छे से जांच किया है उन्हें इन्फॉर्म करने से पहले। एलिजाबेथ के बॉडी मिलनी भी आसान नहीं थी क्योंकि जहाँ वो रहती थी वहाँ से जहाँ बॉडी मिली हबल क्रीक 1 घंटे की ड्राइव है और वो इलाका भी ऐसा जहाँ यूजुअली लोग नहीं जाते हैं। मेन रोड से 20-30 मीटर अंदर थी बॉडी। वो एक पहाड़ी इलाका जहाँ घने पेड़ के बीच वो बॉडी मिलनी बेहद मुश्किल थी। शायद यही सोचा था जिसने बॉडी वहाँ फेंका होगा। अगर उस दिन वो आदमी टॉयलेट करने के लिए जंगल के अंदर ना जाता तो एलिजाबेथ आज भी एक मिसिंग केस बन के रह जाती और एलिजाबेथ की फैमिली को कभी क्लोजर नहीं मिल पाती। जहाँ से एलिजाबेथ की बॉडी मिली थी पुलिस ने उस इलाके की सर्च की ताकि कुछ और क्लू या एविडेंस मिल जाए। उस इलाके के आसपास भी सर्च हुई। हथियार, मोबाइल, कपड़ा कुछ भी मिल जाए। पुलिस को मौत के कारण नहीं पता चल पाई थी। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि कैसे उसकी मौत हुई थी। उसकी बॉडी पर कपड़े थे और आसपास कोई बुलेट भी नहीं मिला। क्या इसका मतलब उसे गोली नहीं मारी गई? उसके हड्डियों में डैमेज दिखी लेकिन वो कीड़े मकोड़े ने किया होगा। चाकू की कोई निशान नहीं। अगर उसका कत्ल हुआ होगा तो कैसे? पुलिस अभी भी इसका आंसर ढूंढ रही थी। उसके बॉडी से कोई इंजरी के मार्क नहीं मिले, गोली या चाकू के भी निशान नहीं, गला दबाने का भी कोई साइन नहीं। और एक सवाल एलिजाबेथ की घर वालों को परेशान कर रही थी। उस इलाके में बदबू तो फैली होगी, फिर कैसे किसी को उसकी बॉडी पहले नहीं मिली? इन्वेस्टिगेटर्स को एक मिस्टीरियस क्लू मिली उस इलाके से। वहाँ के एक पेड़ पर किसी ने नाम का इनिशियल लिखा हुआ था। पुलिस के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था ये पता करना कि वो इनिशियल किसने लिखा। एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ एलिजाबेथ के साथ उस जगह की जहाँ उसकी बॉडी मिली। वो जिस चर्च में जाती थी वहाँ से एक आउटिंग हुआ था हबल क्रीक कैनियन के पास। उसने गायब होने से पहले वो अटेंड किया था। एलिजाबेथ के घर वालों को जब हबल क्रीक कैनियन के बारे में पता चला तब उन्हें शॉक लगा था क्योंकि एलिजाबेथ ने घर पे वहाँ जाने की बात की थी चर्च मेंबर्स के साथ। क्या चर्च के ही किसी ने उसे मारा होगा? लेकिन चर्च ग्रुप के साथ वो जहाँ गई वो जगह बॉडी मिलने की जगह से 10 माइल दूर है। पुलिस ने फिर से कुछ लोगों की इंटरव्यू ली, कुछ नया लीड मिली, लेकिन किसी के साथ भी एलिजाबेथ की मौत की कोई कनेक्शन नहीं बैठी। 8 साल हो गए एलिजाबेथ की कत्ल को, लेकिन पुलिस के पास आज भी कोई सॉलिड मोटिव या सस्पेक्ट नहीं है। लेकिन पुलिस ने भी गिव अप नहीं किया। ये केस अब शायद एक कोल्ड केस बन के रह जाएगी। ये थी आज की कहानियाँ। आगे ऐसे ही और भी अनसॉल्व मिस्ट्री स्टोरी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हो किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।